हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एसएसटी एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट क्या, कब, कहां और कैसे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसएसटी में अगर देखा जाए तो हम कोई चीज़ या खबर हम कैसे जानते हैं, कैसे पता लगाएं। तो कल क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, ठीक है, टेलीविज़न से, और जो है या अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अतीत को जान सकते हैं, ठीक है। अतीत में हम क्या क्या जानते हैं, हमको कोई भी जैसे स्टोरी है या कुछ कैसे जा सकता है, यानी क्या क्या जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ठीक है, कैसे पहनते थे। फिर शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे या व्यापारी थे, पुरोहितों, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकारों जैसे जो है जीवन को हम देख सकते हैं यानी पहचान सकते हैं, ठीक है। ये लोग रहते कहाँ थे, इनके बारे में जान सकते थे। तो हम देखते हैं ये लोग रहते कैसे थे, कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है, कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे क्या करते थे, जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक है। यानी ये संग्राहक थे, ठीक है, कुशल संग्राहक यानी जो अपनी ज़रूरत की सामान थे, ठीक है, उनको वो संग्रह करते थे और साथ में जानवरों का शिकार यानी आखेट भी करते रहते थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, दो पहाड़ियाँ थीं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान थे जहाँ क्या होता था कि लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने क्या किया था, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे, ठीक है। कौन सी पहली फसल जो थी, गेहूं था और जौ थी, ठीक है। इसको उपजाना प्रारंभ किया था उन्होंने। पालतू किसको किसको बनाया था, तो भेड़, बकरी, गाय और बैल, ठीक है, इनको जो है पालतू पशु के लिए रूप में इन्होंने लिया था, ठीक है। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्व एरिया है वहाँ गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है यानी उत्तर पूर्व में और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में जहाँ क्या हुआ था, सबसे पहले चावल उपजाया था, ठीक है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके उत्तर में स्थित है। फिर आगे चलते हैं। ये है हमारा मानचित्र, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। अगर यहाँ देखा जाए, ये है सुलेमान, ठीक है। यहाँ है सुलेमान जो कि काबुल नदी के पास है, ठीक है। यहाँ है किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक। और यहीं है इस साइड में गारो का, ठीक है। और यहाँ हुआ है हमारी विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर देखा जाए नदियाँ, ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है। व्यास हैं, थार मरुस्थल के पास है। फिर सिंध नदी है, ये इस समय पाकिस्तान से है, ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। आगे चलते हैं। फिर अगर देखा जाए कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ अगर देखा जाए, तो सहायक नदियाँ पहले हम जानते हैं कि क्या होती है, ठीक है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर सिंधु की सहायक नदियाँ देखते हैं, तो यहाँ है सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो अगर सिंधु नदी ये है, यहाँ सिंधु नदी ये है, इधर से चल रही है, ठीक है। तो सतलुज नदी,
और रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर यहाँ आकर के इधर चला आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। ठीक है, इन नदियों के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर भी फैले हुए हैं। ठीक है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का जो विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, अब गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में आसपास का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो शासक था बहुत शक्तिशाली था, इसने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ देख लेते हैं पॉइंट। दक्षिण एशिया में, ठीक है, जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत, दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है, ये आता है। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सब जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये ऊपर वाला जो मानचित्र है उसमें पड़ोसी देश दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ है दक्षिण एशिया, एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों तथा पहाड़ियों एवं पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें है कई जो है इसमें उपमहाद्वीप में कुछ हिमालय जैसे पर्वत हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं। ठीक है, इनकी यात्रा उन्होंने की। फिर आगे चलते हैं। देश के नाम। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो शब्द निकला है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि जो प्रदेश थी उसको इंडिया कहा। ठीक है, भारत का नाम प्रयोग कर उत्तर पश्चिम में रहने वाली जो जाति थी, लोगों के समूह थे, उनको भारतीय का नाम दिया गया। भारत से भारतीय आया। ठीक है, इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग क्या है 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ अभी देखते हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी थी। ठीक है, किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ नीचे दिखाई गई है। ये देखिए, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है ये पांडुलिपि। ठीक है, अब अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, तो इनके जो तरीके थे कई था। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये हाथ लगी कौन सी, ये पांडुलिपि कही गई। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त जो होने वाला शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन भाषा मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, हाथ है या से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, या तो ताड़पत्र या तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी भोजपत्र, उस पर लिखा जाता था।
ठीक है, ये हमारे ये ताड़पत्र या जो भोजपत्र बनाए जाते थे ये हैं। ठीक है, ये इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है जो लिखी गई है, उस समय की लिपि। अब इसमें कुछ जो लिपियाँ थी पांडुलिपियों को कीड़े वीड़े वगैरह खा गए। ठीक है, अभी भी कुछ जो उपलब्ध हैं ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि जो है विषय पे चर्चा मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं और जबकि कुछ जो है प्राकृत या तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते भी हैं। आगे चलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, आदेश ने करवाया गया था। ठीक है, ये जो है कंधार से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। दो विभिन्न लिपियों से है, एक यूनानी और अरामेइक। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन, यानी इन जो मिलती हैं खुदवाने के बाद, ठीक है, या खोद करके निकाली जाती है, तो ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको पुरातत्वविद कहता है। ठीक है, कहलाते हैं। और पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, ठीक है, इनके अवशेष तथा चित्रों और मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं, बारीक अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं, उनकी उम्र का और बाकी सब चीज़ों का। ठीक है, उस पर क्या लिखा है, कौन सी लिपि लिखी गई है, किस तरीके से बनाया गया है, सारा वो चेक करते हैं, उनके बारे में तथ्य बनाते हैं, लिखते हैं। अगर तिथियां और इतिहास के बारे में देखते हैं तो अंग्रेजी में BC, ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा AD या हिंदी में ईसवी लिखा जाता है, तो होता है इसका नाम एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य जो होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, अब AD और BC की जगह पे BCE का प्रयोग होता है। AD की जगह पे CE और BC की जगह पे BCE होता है। CE अक्षरों का जो प्रयोग होता है वो कॉमन एरा के लिए, और BCE के लिए कॉमन बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है, भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। ठीक है, BP अक्षरों का प्रयोग तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले का के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ जो है अभिलेख में ऐसी लिपियाँ भी पाई गई हैं। ठीक है, इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, मतलब कुछ पढ़े जा चुके हैं, कुछ जो है नहीं पढ़े जा चुके हैं। इसमें भी देखा जाए तो ये है अज्ञात लिपि है। ठीक है, ये अफ्रीकी देश मिस्र से मिली है। ठीक है, जहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। ठीक है, इसको ऐसे सिंबल करके वो अध्ययन किया गया है। आगे चलते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर एक रोसेटा नाम का एक कस्बा है। वहाँ ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं अथवा लिपियों में लिखे गए हैं। यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार, ठीक है, ऐसे
हैं। विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। ठीक है, जैसे कृषि का जो आरंभ हुआ था कितने में, 8000 वर्ष पूर्व, यानी 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो मिले थे कब, ये मिले थे 4700 वर्ष पूर्व मिले थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो था वो 2500 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था, और वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।